हेलो गाइस, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री एक्सपर्ट और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो जल्दी से केमिस्ट्री एक्सपर्ट को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हर वो टॉपिक मिलने वाला है जो आपकी सिर्फ रेलिवेंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शिकायत होती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम बहुत बिज़ी होते हैं, या एकेडमी के बाद इतना टाइम नहीं होता कि हम इंटरनेट पे भी सर्च कर सकें। और दूसरी बात, जब स्टूडेंट्स सर्च करते हैं तो मेनली उनको उनका रेलिवेंट टॉपिक नहीं मिलता, बहुत सी इरेलीवेंट चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो इस चैप्टर को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ साथ शेयर करें, क्योंकि जितना भी आपका सिलेबस है 9th और 10th क्लास का वो आपको यहाँ पे फुल मिलेगा, और जितना भी आपका कंटेंट होगा वो सारा रेलिवेंट होगा। साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। तो चलें बगैर देर किए अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर जो हम मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे वो होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सेकंड विल बी लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स। थर्ड विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट, एंड फोर्थ विल बी इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारे इर्द गिर्द आपको पता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एवरी टाइम, इन द एयर, इन अर्थ, इन वाटर, एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर, और बहुत सारी इवन के चीज़ों के ऊपर भी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक लोहे की कोई चीज़ है जिसको रस्टिंग यानी कि जंग लगा हुआ है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। बेसिकली जब रस्टिंग होती है तो जो लोहे को जंग लगता है हवा में मौजूद नमी की वजह से या बारिश के पानी की वजह से, तो यहाँ पर जो मौजूद आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ये भी केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से जो लोहा है वो ख़राब हो जाता है, और ये एक लॉस है। सिमिलरली यू आर वाचिंग हेयर बॉइल्ड एग। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जब आप अंडे को हीट करते हैं तो ये पहले सेमी सॉलिड होता है, यानी कि थोड़ा सा लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। बेसिकली इसके अंदर कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है, यानी कि प्रोटीन जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, अपनी फ़िज़िकल फॉर्म भी चेंज कर लेती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ, यानी कि मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है केमिकल रिएक्शन। हमारे इर्द गिर्द जो रिएक्शन हो रहे हैं बेसिकली हम ये समझते हैं कि वो कंप्लीट हो जाते हैं, और कंप्लीट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं। रिएक्टेंट उस केमिकल मॉलिक्यूल या कंपाउंड को कहते हैं जो कि रिएक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पानी अगर बना रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के, तो वाटर H2O बनता है। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट हैं, जबकि H2O वाटर आपका प्रोडक्ट है। तो कंप्लीट रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे रिएक्ट करके आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट बना दें। कंप्लीट रिएक्शन के अंदर जितना भी आपका रिएक्टेंट है उसकी सारी क्वांटिटी यूज़ हो जाती है, और सारे के सारे रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। स्टार्ट के अंदर रिएक्शन की स्पीड तेज़ होती है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती जाती है रिएक्टेंट कम होते जाते हैं और आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाती है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो केमिकल इक्विलिब्रियम हर जगह मौजूद है। इवन कि अगर आप देखें कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो भी केमिकल इक्विलिब्रियम की वजह से है। हम ह्यूमंस जो हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। अगर ये ऐसा ना हो तो आपका सारा जो सेटअप है इन्वायरमेंट का वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हम ऑक्सीजन को प्लांट से लेते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, जबकि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। प्लांट्स यही वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके दोबारा ऑक्सीजन बनाते हैं और वो हम यूज़ कर लेते हैं, यानी कि सारे एनिमल्स को इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर ये आपका एक इक्विलिब्रियम ना मेंटेन हो तो ये पूरी दुनिया जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि हम सारी की सारी ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे और हवा के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी। तो ये एक इक्विलिब्रियम सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर हम सारी की सारी ऑक्सीजन या दूसरे एनिमल्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं, जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग फूड एंड फॉर अगेन रिलीजिंग ऑक्सीजन। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी ज़मीन के ऊपर रहने के लिए
ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन को लें और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करें, और प्लांट्स जो हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड को लें और अगेन हमें ऑक्सीजन दें। ये जो केमिकल सिस्टम है हमारा ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने का, ये सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये भी ऑक्सीजन को लेते हैं और वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर लेते हैं। वाटर के अंदर लाइक ओशियंस हैं या रिवर्स हैं, उनके अंदर प्लांट्स भी होते हैं। आपको पता है पौधे होते हैं, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिस तरह ज़मीन के ऊपर दरख्त मौजूद हैं इसी तरह वो भी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो कि सारे एनिमल्स बाद में यूज़ करते हैं। ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो वापस भी आ जाते हैं, और इरिवर्सिबल जो है वो कंप्लीट रिएक्शन होते हैं। तो आपका जो मेन टॉपिक है दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बना देंगे, तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो वाटर जो है वो वापस दोबारा इसी टेम्परेचर या इसी जो आपका कैटलिस्ट है उसकी मौजूदगी में वापस ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं बना सकता। तो अगर हम यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन देखें तो इसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो ये होंगे कि ज़्यादातर ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट बनी है वो दोबारा रिएक्ट करके आपके रिएक्टेंट ना बनाए, उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसे हम सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। लाइक ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं और ये आपकी प्रोडक्ट है, और दरमियान में आपका एक सिंगल एरो है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड जो है वो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। यानी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आपकी ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके वापस आपके ये दोनों रिएक्टेंट बना दे, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और इसको हम डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की खासियत है कि दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ वेज, यानी कि दोनों तरह ही रिएक्ट करती है। ये आपका रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है और रिवर्स भी आता है। अभी आपको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मज़ीद समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे जो प्योर आयोडीन होती है उसका कलर पर्पल होता है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि प्रोडक्ट बनेगी उसका कलर नहीं होता, वो कलरलेस होती है। इसी तरह हाइड्रोजन भी कलरलेस है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ्लास्क लिया है, उसके अंदर आप हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों को डालेंगे और उसको हीट करेंगे। ये जो आपका साइन बना हुआ है ये हीट का है, यानी कि आप दोनों को हीट करेंगे और आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी 2HI, यानी कि 2 मोल आपने हाइड्रोजन के लेने हैं, 2 आयोडीन के लेने हैं, और 2 ही हाइड्रोजन आयोडाइड के बनेंगे। तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके आपकी प्रोडक्ट 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है और ये वापस नहीं जा रहा, तो इसलिए ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें, यानी कि आपके इस हाइड्रोजन आयोडाइड को यहाँ पे ले आएँ ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये इस वक्त आपका रिएक्टेंट है, क्योंकि ये राइट साइड पे मौजूद है। जो भी चीज़ आपकी राइट साइड पे मौजूद होगी वो आपका रिएक्टेंट होगा, और जो लेफ़्ट साइड पे होगी वो रिएक्शन के अंदर आपकी प्रोडक्ट होगी। तो ऊपर आपकी हाइड्रोजन और आयोडीन जो थी वो रिएक्टेंट थी और हाइड्रोजन आयोडाइड आपका प्रोडक्ट था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड इस वक्त आपका रिएक्टेंट है। इसको आप हीट करेंगे या डिकम्पोज करेंगे तो ये वापस हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन रिवर्स भी हुआ है? वो ऐसे पता चलेगा कि जो आपका हाइड्रोजन और आयोडीन हमने मिक्स की थी वो कलरलेस हो गई थी बाद में हाइड्रोजन आयोडाइड बनने की वजह से। लेकिन जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हीट करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो आपका जो पर्पल कलर है आयोडीन का वो वापस आ जाएगा, जो कि शो करेगा कि आपका हाइड्रोजन आयोडाइड टूटा है और उसने हाइड्रोजन और आयोडीन बनाई है। इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इट एक्ट्स एज रिएक्टेंट,
जबकि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाइड्रोजन और आयोडीन है। तो हम इसको रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। रिवर्स रिएक्शन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन ने पहले रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था, और अब जो है हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन बना रही है। तो जी अब आप इन दोनों रिएक्शंस को इकट्ठा कर दें, यानी कि हाइड्रोजन आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोजन आयोडीन मिलके जो है हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम इकट्ठा कर देंगे। अब अगर आप देखें तो ये आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसको हम डबल एरो के साथ शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दो रिएक्शंस मौजूद हैं। एक रिएक्शन ये वाला है जिसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, जबकि दूसरा ये वाला है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज हो रहा है या टूट रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में। इसी रिएक्शन को यहाँ फ्लास्क के अंदर दिखाया हुआ है। लाइक कि हाइड्रोजन का ऐसा इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, आयोडीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये आयोडीन है। ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन की कॉम्बिनेशन भी हो रही है, और जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि आपकी प्रोडक्ट बन रही है उसकी वापस डीकम्पोजिशन भी हो रही है। तो स्टार्ट में जब आपका हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा तो आपका जो सोल्यूशन है, जो आपकी फ्लास्क है, उसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा। पहले वो पर्पल होगा ड्यू टू आयोडीन गैस, लेकिन जैसे जैसे रिवर्स रिएक्शन भी साथ साथ होना शुरू हो जाएगा तो आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो टूट के डिकम्पोज होके आपका वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बना देगा। इसी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को दोबारा फिर से मज़ीद समझाने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे और दी हुई है, विच इज़ अबाउट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन के अंदर आप देखें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिएक्टेंट है और कैल्शियम कार्बोनेट आपकी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पेज पे इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर आप जो आपकी प्रोडक्ट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनी है उसको अगर आप हीट करेंगे तो वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसकी ये इस वक्त आपकी प्रोडक्ट है क्योंकि ये आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद है, जबकि अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये आपकी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है तो वो निकल जाती है। इस फ्लास्क के अंदर देखिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे ज़रात नज़र आ रहे होंगे। ये आप हीट करेंगे, इनकी डिकम्पोजिशन होगी, तो जो नीचे रह जाएगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और ये जो ऊपर आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है, एवेपोरेट हो जाती है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को क्लोज़ कर दें, यहाँ पर देखें इसके ऊपर लिड नहीं है, यानी कि ढकना नहीं है। इसके अंदर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है और वो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना के दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाती है। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को एक क्लोज फ्लास्क के अंदर करें, इसको ढकना लगा होगा, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, जब आप इसको हीट करेंगे तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड तो नीचे ही रहना है, वो यहाँ पे भी नीचे ही रह गया था, बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकल गई थी वो वहाँ पर डॉट्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रही होगी, ये एज इट इज़ अंदर रह जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका सिंगल रिएक्शन दिखाया हुआ है, जबकि यहाँ पे आपका डबल रिएक्शन दिखाया हुआ है जिसके अंदर डिकम्पोजिशन भी हो रही है और कॉम्बिनेशन भी हो रही है। इसके अंदर सिंपल आपकी डिकम्पोजिशन हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बन रहा है, जबकि यहाँ पे आपके दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। यहाँ पे जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये अगेन इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं और वो नीचे ही सॉलिड फॉर्म में रह जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ जाती है जिसके अंदर आपका ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिवर्स रिएक्शन दोनों मिल जाते हैं। नीचे मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इन दोनों रिएक्शन के अंदर रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों मौजूद हैं, यानी कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं एक क्लोज फ्लास्क के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्केप नहीं हो सकती, यानी कि वो बाहर नहीं निकल पाती। स्टार्ट के अंदर डिकम्पोजिशन यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन आपका चलता रहता है, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट होती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ दोबारा मिलके
अगेन कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जो कि एक रिवर्स रिएक्शन है। स्टार्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपके कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट के अंदर आपका फास्ट होता है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो कम होती जाती है। तो इस फ्लास्क में होने वाले इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम यहाँ पे कंबाइन करके लिखें तो कैल्शियम कार्बोनेट रिवर्सिबल रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को देखें तो ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपकी दोनों प्रोडक्ट्स है, लेकिन जब यही वाला रिएक्शन वापस जा रहा है तो ये आपकी रिएक्टेंट्स हैं और आपकी ये प्रोडक्ट है। तो अब हम इजीली केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन ये वाला जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये रिएक्शन इक्वल हो जाए टू दिस रिएक्शन जिसके अंदर आप क्या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है जिसके अंदर दोनों रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ स्टेबल हो जाए। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि एक फ़िज़िकल फिनोमेना है, केमिकल फिनोमेना नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए कि एक अगर बिल्डिंग आपकी है तो वो खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी, क्योंकि उसकी जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं, मसलन उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अटैक कर रही है, उसके ऊपर हवा का दबाव है, वो अपना वेट नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी इक्वल हैं, तो इसलिए वो एक इक्विलिब्रियम के अंदर खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी। इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऑन द अदर हैंड डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होती है जो कि मोशन में होती है। डायनामिक का मतलब ही मोशन है। कहने को तो वो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है लेकिन वो मोशन में रहती है। उसकी रीज़न क्या है कि उसके अंदर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, यानी कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है उतना ही रिवर्स भी चलता है, इसलिए होता तो वो रहता है रिएक्शन। हमें बेसिकली दिखाई ऐसे देता है जैसे शायद रिएक्शन रुक गया है, लेकिन वो असल में रुका नहीं होता। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है उतना ही रिवर्स भी चल रहा होता है, तो एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है और इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम बहुत इजीली लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी कि जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए तो जो इक्विलिब्रियम हमें मिलेगी, जो अटेन होगी, उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। यहाँ पे जो आपकी इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसको हम ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपका क्वेश्चन फुल इक्विलिब्रियम के ऊपर आए तो ये आपको ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि इसके भी एडिशनल 2 मार्क्स होते हैं। तो इसको एक ग्राफ की फॉर्म में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी जो टाइम है रिएक्शन का टाइम वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जबकि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि अगर 10 मिनट हो गए हैं, 20, 30, 40 जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाता है। तो इस तरफ आपका जो है वो टाइम दिया हुआ है और इस तरफ आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि रेट कितनी तेज़ी से चल रहा है। तो इस ग्राफ के अंदर हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों को सेपरेट देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन को। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो स्टार्ट के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको टॉप से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आपका रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि जो इस तरफ जा रहा है, उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करें जहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो आपका रिवर्स रिएक्शन है, जब वो वापस यानी कि बैक वाली साइड से स्टार्ट होगा तो उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, तो उसको हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, वैसे वैसे जो है आपका रिवर्स रिएक्शन वो ज़्यादा होता जाएगा। अब एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे आपका ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों आके मिल जाते हैं।
तो ये जो आपका पॉइंट है जहाँ पे आपका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों आके एक जैसा उनका रेट हो गया है, वहाँ पे हम इसे कहते हैं इट इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बोथ आर इक्वल। इस स्टेज पे आपके आके दोनों जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है वो दोनों सेम हो जाते हैं और आपकी इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको सेपरेट ग्राफ बना के दिखाती हूँ। लाइक दिस इज़ द ग्राफ। इस टाइम जो है वो इस तरफ आपका टाइम टी था, जबकि इस तरफ जो है वो आपकी कंसंट्रेशन सी थी। तो जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। जबकि रिवर्स रिएक्शन, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन था, रिवर्स रिएक्शन ज़ीरो से स्टार्ट होता है, वो पहले स्लो होता है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाता है वो इंक्रीज़ होता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके ऊपर ये दोनों आपके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। तो ये आपका एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है, और इस इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि आपका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों चल रहे होते हैं लेकिन दोनों इक्वल हो जाते हैं। यही चीज़ आपकी इस ग्राफ के अंदर दिखाई हुई है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी एग्जांपल है जिसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन मिल के रिएक्ट कर रही थी, इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स को दोबारा फिर से एक्सप्लेन किया गया है। जब रिएक्शन हो रहा होता है तब हाइड्रोजन और आयोडीन के कुछ मॉलिक्यूल मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं, और एट द सेम टाइम उसी टेम्परेचर पे आपका हाइड्रोजन और आयोडीन का जो प्रोडक्ट है, यानी आपका हाइड्रोजन जो आयोडाइड है, ये एज अ रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। ये टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन बना देता है। तो ये आपका रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये आपका रिवर्स रिएक्शन है। इन द बिगनिंग स्टार्ट के अंदर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ हाई, यानी कि आपके हाइड्रोजन और आयोडीन की जो कंसनट्रेशन है वो स्टार्ट के अंदर ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये कि फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है देन रिवर्स रिएक्शन, जिसको हमने ग्राफ के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे ये आपका रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता जाता है, और इसकी जो कंसनट्रेशन है वो कम होती जाती है, जबकि इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती जाती है और ये रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा होता है और ये टूट के वापस आपकी हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस बना रहा होता है। तो जब आपकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की यहाँ पे आपकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये आपका रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की मौजूद है तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट है। लेकिन जब आपकी इस तरफ प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो आपका जो रिएक्शन है वो इस तरफ को चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका हाइड्रोजन आयोडाइड टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन बना दे। अब हाइड्रोजन और आयोडीन की चूँकि कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो ये आपका रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है। अब इसका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस रिएक्शन, और फिर एक ऐसा टाइम आता है जिसके अंदर दोनों रिएक्शन जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। अल्टीमेटली द टू रेट्स विल बिकम इक्वल टू ईच अदर, यानी कि दोनों आपके जो रेट हैं, ये वाला फॉरवर्ड और ये जो रिवर्स है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर आप देखें तो इस स्टेज पे आके इन तीनों स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, यानी कि जितना हाइड्रोजन और आयोडीन आपके फ्लास्क के अंदर मौजूद होगा उतना ही आपका हाइड्रोजन आयोडाइड भी होगा। तो इस पूरे रिएक्शन को हम इस तरह कंबाइन करके लिखते हैं, जिसके अंदर ये आपका डबल एरो मौजूद है। ये शो कर रहा है कि आपका ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन कंबाइन है और ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। अब आप दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड और रिवर्स में डिफरेंस भी कर सकते हैं। लाइक दिस इज़, इस तरफ आपका फॉरवर्ड रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन। इसके मेन जो फीचर्स हैं उसमें से फर्स्ट आप देखें कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन हमारे रिएक्टेंट थे, उन्होंने रिएक्ट करके हमारी प्रोडक्ट बनाई। जबकि दूसरी तरफ रिवर्स रिएक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट बना रहा होता है, यानी कि जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड हमारी प्रोडक्ट थी तो वो रिएक्ट करके वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बना देता है। सेकंड जो आपका मेन इसका पॉइंट है दैट इज़ इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है।
इस रिएक्शन को हमने देखा कि ये आपकी लेफ़्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आपकी लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाता है। इसके ऑपोजिट अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखें तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है, यानी ये बैक जाता है। थर्ड पॉइंट जो है, एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। इसको हमने, जैसे मैंने पहले ही बताया, ग्राफ के अंदर हमने ऊपर से स्टार्ट किया था नीचे की तरफ, क्योंकि स्टार्ट के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जबकि उसी टाइम पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ निग्लिजिबल, इतना कम होता है कि हम उसको बहुत माइन्यूट होता है, हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, हम उसको निग्लिजिबल कर सकते हैं। और ये आपका लास्ट पॉइंट, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाता है, जबकि जो आपका रिवर्स रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप हो जाता है, तेज़ हो जाता है। यहाँ पे आप कुछ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की, कि जो मेन पॉइंट्स हैं इसको समझाने के लिए वो इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम इज़ अचीव ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, यानी कि हमेशा एक क्लोज सिस्टम के अंदर ही आप इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपकी फ्लास्क, जैसे हमने देखा था रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि ये ओपन थी, इसके ऊपर कोई लिड नहीं था, तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सके, क्योंकि जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट था वो वापस जब टूट रहा था, डिकम्पोजिशन उसकी हो रही थी, तो हाइड्रोजन जो है वो बीच में से निकल जाती है, तो हम इक्विलिब्रियम को दोबारा नहीं अटेन कर सकते। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को एक लिड वाले यानी कि क्लोज फ्लास्क के अंदर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम इसके अंदर इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। वो किस तरह के, जो आपका प्रोडक्ट और जो आपका रिएक्टेंट है वो सब कुछ इसके अंदर ही है, वो बाहर नहीं जा रहा। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ऊपर जाके वो वापस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज सिस्टम के अंदर ही अटेन की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपकी जो केमिकल इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाती है तो आपका रिएक्शन स्टॉप बिल्कुल भी नहीं होता। हमें देखने में ऐसे लगता है कि जैसे शायद हमारा रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन जितना आपका फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है उतना ही रिवर्स भी जा रहा होता है। तो आपका जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है वो दोनों हो रहे होते हैं, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। थर्ड आपका पॉइंट है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, यानी कि अमाउंट भी चेंज नहीं होती। जितना आपका रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है उतनी ही आपकी प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होकर आपका रिएक्टेंट बना देता है। इवन के जो आपका रिएक्शन हो रहा होता है उसके अंदर जो आपकी प्रोडक्ट्स है, जैसे हमने हाइड्रोजन ली थी, आयोडीन ली थी और इसके रिज़ल्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बना था, इन तीनों स्पीशीज़ की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपना अपना कलर और डेंसिटी होता है, और उनमें से कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती। आयोडीन का कलर पर्पल हमने पढ़ा है तो वो पर्पल ही रहता है, हाइड्रोजन का जो है वो कलरलेस होता है, वो कलरलेस ही रहती है। तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की चेंज नहीं होती। इसी लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फोर्थ आपका पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी साइड से अटेन की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको हाइड्रोजन और आयोडीन जो हमने रिएक्ट करवाई है उसी साइड से हम स्टार्ट करें, हम उसको हाइड्रोजन आयोडाइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपका हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऐसे ही लिखें, आप इसको कम्प्लीटली रिवर्स भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड को आप स्टार्ट में रख दें, हाइड्रोजन और आयोडीन को लास्ट में रख दें, और ये जो आपका साइन है डबल एरो ये ऐसे ही रहने दें, तो भी ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ वन आपका जो पॉइंट है दैट इज़ एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंसंट्रेशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि आपका अगर किसी भी वजह से टेम्परेचर कम करने की वजह से या प्रेशर की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुकी है, उनमें से कोई भी, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो गया है या रिवर्स स्लो हो गया है या फॉरवर्ड फास्ट हो गया है, तो इक्विलिब्रियम अगर आपकी डिस्टर्ब हो गई है तो आप उसको दोबारा अटेन कर सकते हैं, उसकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को दोबारा ला के आप अटेन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये आप खुद करने की कोशिश करें। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ।
फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट क्यों नहीं होते। असल में कंप्लीट वो इसलिए नहीं होते क्योंकि जो आपकी राइट साइड पे यहाँ पे प्रोडक्ट बनी होती है वो डीकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट बना रही होती है। तो हमें ये लगता है कि जो हमारा रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि आपकी जितनी भी रिएक्टेंट है वो सारी की सारी प्रोडक्ट बना दे, बल्कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट बना रही होती है, तो इसलिए आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। सेकंड आपका क्वेश्चन दिया है व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो जी इसकी एग्जांपल आपको दी गई है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम किसी भी चीज़ के ऊपर जो रिएक्ट कर रही होती है इसके अंदर सारी फोर्सेस इक्वल होती हैं। लाइक आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक बिल्डिंग खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी क्योंकि उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो हवा का प्रेशर का दबाव है वो सारे का सारा सेम रहता है। तो ये एग्जांपल है स्टैटिक की। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, तो ये उसकी एग्जांपल है। इसी तरह आप बिल्डिंग की जगह कोई और चीज़ की एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक आप पेंटिंग हैंगिंग ऑन वॉल, यानी दीवार के अगर आप ऊपर आपकी एक पेंटिंग लटक रही है तो वो वैसे की वैसे ही रहेगी, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। क्यों वो गिरती नहीं है खुद ब खुद, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर जो एयर का दबाव है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रही है वो हर वक्त बिल्कुल सेम रहती है। नेक्स्ट है जी आपका वाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्यों चेंज नहीं होती, क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एक क्लोज सिस्टम के अंदर कर रहे होते हैं। तो जब क्लोज सिस्टम के अंदर लाइक फ्लास्क के अंदर हम कर रहे हैं तो वो कभी भी कंसनट्रेशन आपकी चेंज नहीं होगी, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की थी वही रहेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्लास्क में से ना निकल रही होती है ना उसके अंदर आ रही होती है। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज नो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज लीविंग द क्लोज सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डायनामिक रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें। आई होप कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आंसर दूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।